नमस्कार दोस्तों, आईसी ऐप पर आपका स्वागत है और मॉडर्न हिस्ट्री का हस्ताक्षर मैं आनंद सिंह आपके सामने मुखातिब हुआ हूं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस यानी महत्वपूर्ण कांग्रेस के सत्र। और जहां तक मुझे याद है तो मैंने पिछली बार कांग्रेस की स्थापना करवा के उसके महत्वपूर्ण सत्रों की चर्चा जो है 1918 तक मैं ले आया था। देखिए, हर एक सत्र इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि हर एक सत्र में जो है क्या कहते हैं कुछ ना कुछ बहुत विशेष हुआ ही हो। हम केवल वो सत्र कवर करेंगे जिनसे सवाल बने हैं या जिनमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ है जिनसे सवाल बन सकते हैं, है ना? क्योंकि आज तक कांग्रेस सत्रों से सवाल तो बहुत सारे पूछे गए हैं, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि जो पुराने सत्र हैं वही दोहराए जा रहे होंगे। कुछ ऐसे अन्य महत्वपूर्ण सत्र भी होंगे जिनको जो है बार बार पूछा जा रहा होगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज अपनी इस क्लास में हम महत्वपूर्ण कांग्रेस सेशंस के बहुत जो सेलेक्टेड हैं और बट उनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्टेड बट डिटेल्ड। तो कांग्रेस सेशन की जो लास्ट क्लास थी वो 1918 में खत्म हुई थी और आज हम शुरुआत करते हैं कांग्रेस सेशन 1920। देखिए, 1920 में क्या होता है कि कांग्रेस के दो सत्र आयोजित होते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? दो सत्र का मतलब है कि एक तो जो उनका दिसंबर का नियमित यानी रेगुलर सत्र होता है वो आयोजित किया गया, एक उसके पहले, क्योंकि देश में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के प्रति भी बहुत सारे जो है उठापटक चल रही थी। तो उसी क्या कहते हैं चीज को मैनेज करने के लिए या उसी चीज को जो है बैलेंस करने के लिए क्या किया गया, उसी चीज पर अपने कोई राय बनाने के लिए क्या किया गया कि आपके 1920 में दिसंबर वाले सत्र से पहले एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। ठीक है, और इस विशेष सत्र की खास बात यह थी कि ऐसा पहली बार हो रहा था कि गरम दल का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष मतलब अध्यक्षता कर लेता है। अध्यक्ष तो 1918 में बाल गंगाधर तिलक भी बन गए थे, परंतु अध्यक्षता कर पाए थे क्या? याद होगा लास्ट क्लास मैंने बताया था कि वो अध्यक्षता कर नहीं पाए थे, उनको लंदन जाना पड़ गया था। परंतु 1920 में जो कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है, इसमें लाला लाजपत राय बाकायदा अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जल्दी से हम जो है शुरू कर देते हैं अपनी कहानी। ध्यान से देखिए। चलिए, तो 1920 कौन सा सत्र दिखाई पड़ेगा आपको? 1920 दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 1920। ठीक है, ये आयोजित होगा कलकत्ता में। कहाँ आयोजित होगा? कलकत्ता में, और ब्रैकेट में आपको डाल लेना है विशेष। विशेष मतलब विशेष सत्र। ठीक है, और खास बात क्या थी इसकी कि इसके अध्यक्ष थे आपके लाला लाजपत राय। इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। और विशेष बात इसमें क्या निकल के आती है? गरम दल के एकमात्र व्यक्ति, गरम दल के एकमात्र व्यक्ति जो कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता कर पाए, जो कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता कर पाए। ठीक है, तो ये आपके उस कांग्रेस सेशन की खास बात हो जाती है। इस कांग्रेस सेशन में बहुत कुछ हुआ था। जैसे अगर मुझे बताना पड़े तो खिलाफत आंदोलन का जो महात्मा गांधी ने बीड़ा उठाया था, खिलाफत आंदोलन क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब आगे चैप्टर्स आएंगे। कि टर्की में जब खलीफा को हटा दिया जाता है तो उसी के विरोध में पूरी दुनिया भर के मुसलमान खिलाफत आंदोलन चला रहे थे और महात्मा गांधी ने भारत में मुस्लिम समाज का राष्ट्रीय आंदोलन में समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके मुद्दों को जो है समर्थन किया। वो एक बैकग्राउंड था। तो महात्मा गांधी जो है खिलाफत आंदोलन चाह रहे थे और महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस से जोड़ना चाह रहे थे, जिसको लेकर कांग्रेस में काफी मतभेद थे। ठीक है, बहुत सारे नेता जो है इसमें आपको कांग्रेस के विरोध में दिखाई पड़ेंगे। जैसे इसमें आपके चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, जिन्ना, ये सब खिलाफत आंदोलन का विरोध कर रहे थे। यानी ये एक बैकवर्ड अप्रोच का आंदोलन है और महात्मा गांधी को इस आंदोलन में या कांग्रेस को इस आंदोलन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। बात तो यहां तक बढ़ जाती है कि 1919 में ही आपके 1920 में ही आपके खिलाफत को लेकर एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा तक दे दिया था। ठीक है, तो ये एक खास बात हुई थी जो कि इस कांग्रेस में आपको दिखाई पड़ रही। फिर इनका एक रेगुलर कांग्रेस होता है और वो रेगुलर कांग्रेस होता है 1920 में ही। 1920 में ही जो है आपके कांग्रेस सत्र होता है। ये नियमता था,
और ये आयोजित हुआ था नागपुर में। और खास बात ये थी कि यहाँ पर आपके इसके अध्यक्ष दिखाई पड़ेंगे वी राघवाचारी। कौन दिखाई पड़ेंगे? वी राघवाचारी। और खास बात यह है कि खिलाफत के बाद अगला जो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को लेकर भी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जैसे नेता शुरुआत में महात्मा गांधी के विरोध में रहे, बट महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में जो एक सबसे खास बात ये रही है कि जो लोग भी उनके विरोध में आते थे महात्मा गांधी से बातचीत करने के बाद, वही लोग गांधी के सबसे बड़े समर्थक के तौर पर बाहर निकल कर आते थे। यहां भी ऐसे ही होगा। जो सी आर दास इस असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे, वही आपके सी आर दास असहयोग आंदोलन का कांग्रेस में सत्र में प्रस्ताव भी रखेंगे और पारित भी करवा लेंगे। ठीक है, तो ये इस कांग्रेस सत्र की खास बात थी। और वो क्या थी? सी आर दास द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया और फिर क्या होता है, ये पारित भी हो जाता है। पारित हुआ। ठीक, अब इसके बाद जो है 1921 के कांग्रेस सत्र की अगर हम बात करें तो 1921 का कांग्रेस सत्र आपके अहमदाबाद में आयोजित हुआ। और अहमदाबाद में आयोजित हुए इस कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता जो है वो हकीम अजमल खान द्वारा की जाती है, जबकि इस कांग्रेस का जो है अध्यक्ष पद का चुनाव सी आर दास जी ने जीता। बट सी आर दास जी जेल में थे, इसलिए कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करेंगे? आपके हकीम अजमल खान। तो ये बहुत खास बात थी, क्योंकि सवाल पूछा जा चुका है कि किस वर्ष के कांग्रेस सत्र का जो है अध्यक्षता किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष जेल में थे। तो ये 1921 के आपके अहमदाबाद कांग्रेस की खास बात थी। जल्दी से मेंशन कर लेते हैं इसको। 1921 का कांग्रेस सत्र कहां आयोजित होता है? अहमदाबाद में। और अध्यक्ष कौन बनते हैं इसके? हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान। खास बात क्या थी? सी आर दास अध्यक्ष थे, परंतु जेल में होने के कारण अध्यक्षता नहीं कर सके। ठीक है, तो ये आपके 1900 कांग्रेस के सत्र की खास बात निकल के आ जाती है। 1922 का जो कांग्रेस सत्र है उसमें जो है आपके कांग्रेस का दोबारा विभाजन देखने को मिलता है। 1922 का जो कांग्रेस सत्र है वो आपके गया में होता है और देशबंधु सी आर दास इसके अध्यक्ष होते हैं और कांग्रेस का विभाजन होता है प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स में। ठीक है, तो इसके लिए अगली स्लाइड का प्रयोग हम करते हैं। 1922 कहाँ आयोजित होती है? ये गया। गया मतलब बिहार, मतलब बिहार में है गया आपके। ठीक है, और खास बात क्या थी? इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? अब इसके वर्तमान जेल से बाहर आ चुके अध्यक्ष थे सी आर दास। ठीक है, और विशेष क्या बात थी कि कांग्रेस का विभाजन प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स में हुआ। ठीक है, इस कांग्रेस सत्र की जरा खास बात देख लेते हैं, क्या थी इसके बैकड्रॉप में, क्या था, क्यों ऐसा हुआ। फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और इस असहयोग आंदोलन के महात्मा गांधी के वापस लेने के कारण कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा महात्मा गांधी से नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग अब सब लोगों ने अपना सब कुछ त्याग कर महात्मा गांधी के इस असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। और मात्र भारत के किसी एक गांव में आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण उसे पूरे भारत में जो है आंदोलन को स्थगित कर देना, ये बात किसी के गले के नीचे से उतर नहीं रही थी, किसी के पेट में पच नहीं रही थी। तो महात्मा गांधी के खिलाफ एक जो है कांग्रेस के भीतर एक बड़ी विरोध की लहर देखी गई। इनमें से ही कुछ लोग थे जिनका यह कहना था कि संवैधानिक संस्थाओं से बाहर रहकर हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कांग्रेस की रणनीति में परिवर्तन होना चाहिए।
वहीं दूसरा कुछ लोग कहना था कि नहीं, कांग्रेस कभी भी सत्ता का जो है भागीदारी नहीं बन सकती। कांग्रेस की जो अपनी नीति है, बाहर से रहकर कांग्रेस ब्रिटिश सत्ता को एक्सपोज करना, कांग्रेस उसी नीति पर चलेगी। तो जो परिवर्तन चाह रहे थे वो प्रो चेंजर्स कहलाए, और जो परिवर्तन नहीं चाह रहे थे वो नो चेंजर्स कहलाए। महात्मा गांधी, जेएल नेहरू और जितने पुराने कांग्रेसी नेता थे, ये सब किसी भी तरह के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। जबकि सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और जो कांग्रेस के जो कुछ युवा नेता थे, उनका ये कहना था कि कांग्रेस को परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से कांग्रेस प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स में विभाजित से दिखाई पड़ती है। बाद में क्या होता है कि जो प्रो चेंजर्स होते हैं ये अलग हो जाते हैं, और 1923 में इलाहाबाद में इन्होंने खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, और 1924 में इन्होंने क्या किया था, बाकायदा जो आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक है। और अगर फैक्ट लिख ही रहे हो बैठ के मुझे सुनते हुए, तो एक फैक्ट और लिख लेना कि इसी खिलाफत स्वराज पार्टी के एक नेता थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई हैं, और इन्होंने क्या किया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की अध्यक्षता की थी 1925 में। जैसे आज लोकसभा का स्पीकर की भूमिका है, ठीक उसी प्रकार की भूमिका उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष की हुआ करती थी। ठीक है। तो ये बात अगर आपने सुनी हो तो सिर्फ सुनिएगा मत, इसको लिख भी लीजिएगा कहीं पर। अब यहां पर आपके क्या देखेंगे कि जो आपके प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स के विभाजन के बाद जो है अगला जो कांग्रेस सेशन है 1923 में होता है। अब 1923 का जो रेगुलर सेशन होता है वो काकीनाडा में होता है। कहां होता है? काकीनाडा में। और काकीनाडा में जो है आपको कुछ विशेष नहीं दिखाई पड़ेगा, बट 1923 में एक विशेष सत्र आयोजित होता है दिल्ली में। कहा? दिल्ली में। और कांग्रेस का इस विशेष सत्र का जो आपके कारण रहता है वो ये रहता है कि क्या केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में, केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में जो है आपके भाग लिया जाए कि ना लिया जाए, इस बात को लेकर बुलाया गया था ये सेशन। और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। और इस तरह से मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 के दिल्ली विशेष सत्र के जो है आपके अध्यक्ष के तौर पर सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले कांग्रेसी नेता बने। ठीक है। तो देख लेते हैं जल्दी से 1923 दिल्ली। मैंने आपको बता दें कि काकीनाडा में इसका रेगुलर सेशन हुआ था, बट मैं इसको विशेष सत्र लिखकर बोल रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये रेगुलर सेशन नहीं था। ठीक है, विशेष। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। खास बात क्या थी कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल हुआ। ठीक है, क्लियर। इसके बाद महत्वपूर्ण सेशन आ जाता है 1924 का। 1924 का कांग्रेस सत्र जो है कर्नाटक के बेलगांव में होता है, और ये एकमात्र कांग्रेस सेशन होता है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। यानी महात्मा गांधी अपने पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार चुने जाते हैं, और वो कब था? 1924। यही इस बात की कांग्रेस सत्र की खास बात थी। क्लियर है कि नहीं? तो इस पर ज्यादा कोई विशेष चर्चा की आवश्यकता भी नहीं, सीधा सीधा लिख लेते हैं 1924 बेलगांव कर्नाटक। ठीक है। और खास बात क्या थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। और विशेष बात क्या थी? गांधी द्वारा एकमात्र इसी कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की गई। गांधी द्वारा एकमात्र इसी कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की गई। क्लियर है कि नहीं? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है। इसके बाद 1925 में जो है खास बात क्या निकल के आती है कि ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी भारतीय महिला को अध्यक्ष बनाया जा रहा था। 1925 का जो कांग्रेस सत्र है वो आपके कानपुर शहर में आयोजित कराया जाता है, जिसकी अध्यक्षता बन जाती है सरोजनी नायडू। और दो बातें खास हैं। पहली बात तो ये कि प्रथम भारतीय महिला। दूसरी बात यह है कि ये पहला कांग्रेस सत्र था जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग करने की बात सबसे पहली बार कही गई। ठीक है। तो ये खास बात निकल के आ जाती है, जल्दी से देख लेते हैं।
1925 कानपुर। और इसकी अध्यक्षता कौन होती है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और खास बात क्या थी देखिए, प्रथम, पहला पॉइंट ये है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और दूसरी खास बात क्या थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग की बात कही गई। प्रयोग करने का प्रस्ताव। ठीक है। आपने एक गाना भी सुना होगा कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये जो प्रसिद्ध गाना आपने सुना है, ये पहली बार इसी कांग्रेस सत्र में गाया गया था। समझ रहे हैं आप? ये पहली बार क्या होता है, इसी कांग्रेस सत्र में गाया जाता है। और इसके जो राइटर थे वो आपके थे श्यामलाल गुप्त पार्षद। कौन थे? श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो ये एक खास बात जो है और निकल के आ जाती है आपके इस कांग्रेस सेशन की। 1925 के बाद जो आपका अगला कांग्रेस सेशन है वो आपके जो है 1926 में आयोजित होता है। बट 1926 एक आध के हकीम अजमल खान ने पहली बार पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग भी यही किया था। ये भी एक बात है कि पूर्ण स्वराज जैसे शब्द का प्रयोग 1929 के लाहौर अधिवेशन से ठीक पहले यहीं पर किया गया था। पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए लिखना भी पड़ेगा आपको। क्या लिखेंगे इसमें आप? जगह तो थोड़ी कम बची है, बट यहीं पर मैं चलिए इस कॉन्वर्सेशन की बात नोट लिख देता हूं, इस तरह से नोट बना के। हकीम अजमल खान और किस शब्द का प्रयोग किया? पूर्ण स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग। प्रथम प्रयोग कहने का मतलब प्रथम बार प्रयोग। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद जो 1926 और 27 के कांग्रेस सेशन की कुछ खास बात नहीं थी। 1928 के कलकत्ता के कांग्रेस सेशन की भी कोई जो है खास बात निकल के नहीं आती है। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान देश में बहुत कुछ हो चुका था। साइमन कमीशन का गठन हो चुका था, साइमन कमीशन भारत आ चुका था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में, साइमन कमीशन के आने के विरोध में जो है आपके लाला लाजपत राय वगैरह की मृत्यु हो चुकी थी। और कांग्रेस और एक सर्वदलीय समिति ने आपके जो है बर्किन हेड के चैलेंज को चुनौती देते हुए एक 90 वर्ष के भीतर संविधान बनाकर भी दे दिया गया था, जिसको बनाया गया था नेहरू कमेटी द्वारा। किस कमेटी द्वारा? नेहरू कमेटी द्वारा। ठीक है कि नहीं? तो उसको भी हम देखेंगे आगे। बट चूंकि कांग्रेस सत्र है 1947 तक जाएंगे, इसलिए एक ब्रीफ हिस्ट्री आप समझ लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आगे आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो 1929 के कांग्रेस सेशन की जो है बहुत खास बात निकल के आ जाती है कि पूर्ण स्वराज शब्द की या पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और ऐसा कांग्रेस पहली बार कर रही थी। ठीक, आगे बढ़ जाइए। 1929 और 1929 में इस कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन बनते हैं? जेएल नेहरू। जेएल नेहरू। और ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने जेएल नेहरू को इस कांग्रेस सत्र का अध्यक्ष अपने प्रभाव से बनवाया था। ठीक है, खास बात क्या निकल के आती है? खास बात ये निकल के आती है, माफ करिएगा, पहले तो ये लिख लेते हैं कि ये हुआ कहां था। ये आयोजित हुआ था लाहौर में। ठीक है, और जेएल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जेएल नेहरू इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। और विशेष बात यह है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। ठीक, और एक विशेष बात है कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। प्रथम स्वतंत्रता
दिवस मनाया गया, ये एक बात खास निकल के आ जाती है। 1931 का जो कांग्रेस सेशन होता है, 1930 में कोई कांग्रेस सेशन नहीं होता। 1930 में कोई कांग्रेस सेशन ना होने का कारण ये था कि देश में उस समय चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलने के कारण क्या होता है आपके कि कांग्रेस का कोई भी सत्र आयोजित नहीं किया जाता। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण आ जाता है 1931 का कांग्रेस सत्र। और 1931 का कांग्रेस सत्र ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका जो है आयोजन कराची में किया जाता है, और इसके अध्यक्ष बनते हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन अध्यक्ष बनते हैं इनके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधिवेशन की खास बात यह थी कि जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों के प्रस्ताव को जो है ड्राफ्ट किया, और 1931 में ही आपके इस कांग्रेस में मूल अधिकारों का प्रस्ताव पहली बार जो है रखा जाता है। इसके पहले 1918 में ही मूल अधिकारों के जो है सबसे पहली बार मांग की जा चुकी थी, बट एक ड्राफ्टेड वर्जन में आपके पहली बार मूल अधिकारों की मांग या मौलिक अधिकारों की मांग जो है इसमें होती दिखाई पड़ती है। क्लियर है कि नहीं? तो ये खास बात निकल के आ जाती है 1931 के कांग्रेस सेशन की। 1931 कहाँ आयोजित होती है? कराची। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? सरदार पटेल महोदय। लिख देता हूं तो लंबा स्पेस नहीं बचेगा, लंबा स्पेस बच जाएगा। सरदार पटेल। और विशेष बात क्या होती है इसकी? विशेष बात ये होती है कि मौलिक अधिकारों की मांग की गई। जेएल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। ठीक है। 1931 का कांग्रेस सेशन भी कोई बहुत आम नहीं था। 1931 के कांग्रेस सेशन से पहले देश में पता है क्या क्या हो चुका था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को ये कह सकता हूं कि एक साल लगभग पूरा हो चुका था जब ये सेशन आयोजित हुआ था, दिसंबर 1931 में। ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, और 8-10 महीने चलने के बाद ये देखा जाता है कि इस आंदोलन में शिथिलता आती है। इस एक बात से चिंतित गांधी और सविनय अवज्ञा आंदोलन से चिंतित आपके इरविन दोनों ही मुलाकात करते हैं आपके वायसराय हाउस में, और दोनों के ही बीच में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट निकल कर आता है, जिसमें ये 2 बातें तय की जाती हैं मोटी मोटी। जब आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर ब्रीफ समझ आइए ताकि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन पैक्ट आया है, इसमें ये बात कही गई जो मोटी मोटी मैं बता रहा हूँ। गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करना होगा और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना होगा। क्यों? क्योंकि 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हो चुका था, जिसमें कांग्रेस और महात्मा गांधी दोनों उपस्थित नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इरविन पे प्रेशर बिल्डअप किया गया कि बाय एनी मीन बाय एनी हाउ कांग्रेस और गांधी को आप सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है निकाल के कांग्रेस का लंदन में ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें किसी भी प्रकार से इनकी प्रेजेंस श्योर कीजिए। तो पहली बात तो ये कि गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करेंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। और इरविन ने यह किया कि लगभग 90,000 जो आपके सविनय अवज्ञा आंदोलनकारी थे उनको जेल से छोड़ दिया। यहीं पर एक विवाद और आ जाता है जो महात्मा गांधी और भगत सिंह को लेकर होता है। जब महात्मा गांधी और भगत सिंह की बात आएगी, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन पैक्ट की बात आएगी, तो मैं वहां पर भी बता दूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने तो आपको बता रखा होगा कि महात्मा गांधी बचा सकते थे या नहीं बचा सकते थे। बट मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि महात्मा गांधी छोड़िए, उस समय देश का कोई भी नेता होता तो भगत सिंह को नहीं बचा सकता था। ठीक है। क्या, क्यों, कैसे, इस पर अभी आप परेशान मत होइएगा। जब मैं क्लास लूंगा, लेक्चर लूंगा, जब मैं दावे करूंगा, जब मैं आपके सामने पक्ष रखूंगा, जब मैं आपके सामने बातें रखूंगा, आप उसको तार्किक तौर पर देखकर समझ लेंगे। तो यहाँ पर भगत सिंह को ना बचाने के बाद क्या होता है? 23 मार्च 1931 को महात्मा जो है भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद आपके सितंबर में आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी भाग लेने लंदन जाते हैं, परंतु वहां पर आपके अंबेडकर और अन्य नेताओं का जो अपने क्षेत्रीय सामाजिक जातीय मुद्दे थे उनको लेकर जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहस में उलझ जाती है, और वहां से कोई परिणाम ना निकाल कर ला पाने के कारण महात्मा गांधी की वापस भारत लौटने में काफी आलोचना भी होती। हाँ, ये अलग बात है कि इसी 1931 के कांग्रेस सेशन में जेएल नेहरू द्वारा क्या कराया जाता है? फंडामेंटल राइट्स को ड्राफ्ट कराया जाता है, जो कि जिसके पीछे आपके महात्मा गांधी जी की ही विचारधारा को कह सकते हैं।
1931 में जब महात्मा गांधी का कांग्रेस में प्रभाव देखा कि आंदोलन असफल रहा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल रहा, भगत को लेकर भी महात्मा गांधी को घेरा गया, इतने सारे विरोधों के बावजूद 1931 में गांधी का जिस प्रकार से कांग्रेस में कराची कांग्रेस में वेलकम किया गया, जिस प्रकार से उनको इज्जत और सम्मान मिला, सुभाष चंद्र बोस ने 1931 में गांधी की यही प्रतिष्ठा देखकर कहा था कि महात्मा गांधी की प्रतिष्ठा इस वक्त अपने चरम पर है। ये सवाल पूछा गया है, लिख लीजिएगा, ठीक है। 1931 के बाद जो है अगला इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन जो है 1932 की अगर हम बात करेंगे तो 1932 में भी जो है कोई कांग्रेस सेशन आयोजित नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि 1932 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत फिर से कर दी थी, ठीक है कि नहीं। महात्मा गांधी ने क्या किया था, फिर से जो है आपके इसकी शुरुआत कर दी थी। क्लियर? अब यहां पर आगे आप क्या देखेंगे, यहां पर आगे आप ये देखेंगे कि 1933 में जो कांग्रेस सेशन हो जाता है वो कलकत्ता में आयोजित होता है। कहां पर? कलकत्ता में आयोजित होता है। और इसकी अध्यक्षता थी नलिनी सेन गुप्ता। कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता। अब ये अलग बात है कि देखिए इस कांग्रेस सत्र के जो अध्यक्ष थे वो मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। परंतु एक अंग्रेज थी जिनका नाम नलिनी सेन गुप्ता है, ठीक है। मतलब ये आपके इंग्लिश एथेंटिसिटी की थी। नलिनी सेन गुप्ता आपको लग रहा है कलकत्ता का नाम है, परंतु इनकी लिविंग ब्रॉटअप जो है इनका पूरा पूरा कहाँ हुआ था? बाहर हुआ था, लंदन में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या फैक्ट निकल के आता है, देखिए नलिनी सेन गुप्ता नाम सुनकर आप भी जो है हैरान हुए कि ये कैसे पॉसिबल, बट है पॉसिबल, ठीक है। ये प्रथम अंग्रेज महिला थी जो कांग्रेस अध्यक्ष बनती है। आप कहोगे एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट अंग्रेज नहीं थी, ठीक है। एनी बेसेंट अंग्रेज नहीं थी, वो अमेरिका के या यूरोप के किसी देश से आई थी, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा किस देश से आई थी, बट वो अंग्रेज नहीं थी। क्लियर? तो ये बहुत खास फैक्ट है, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, बहुत कम लोगों ने बताया होगा, इसको बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक। 1933 कहां पर हुआ ये? कोलकाता। खास बात क्या थी? अध्यक्षता इसकी कौन बनती है? नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्त। और इसकी विशेष बात क्या थी? प्रथम अंग्रेज महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनती है। प्रथम अंग्रेज महिला कांग्रेस अध्यक्ष, ठीक है। वैसे ही बात है जैसे ऋषि सुनक है ना, वो भारतीय वंश के हैं, बट उनकी एथेंटिसिटी कहाँ की है? इंग्लैंड की, ठीक। तो ये बात ऐसी निकल के आ जाती है। 1934 का जो कांग्रेस सेशन है वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा आयोजित किया गया था, अध्यक्षता की गई थी बंबई में। और 1934 के कांग्रेस सत्र में जो है आपके खास बातें निकल के आती है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद 1936 का जो लखनऊ कांग्रेस है ना, 1936 का जो लखनऊ कांग्रेस है, इसमें कांग्रेस ने अपना जो है लक्ष्य समाजवाद रखा था। ये बहुत खास बात निकल के आती है। कारण ये है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये दो ऐसे लीडर थे उस समय जो कांग्रेस के भीतर समाजवादी पहलुओं को, समाजवादी सिद्धांतों को जितनी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, ये लग रहा था कि जो कांग्रेस के एलिट समाज के लोग हैं वो समाजवाद को बहुत अच्छे तरीके से पचा नहीं पा रहे थे। इसी कारण से क्या होता है कि 1934 में आपको मालूम है कि कांग्रेस समाजवादी दल का नाम का एक अलग दल का गठन किया गया था, ठीक है। बट 1936 में देख लेते हैं जल्दी से। 1936 में क्या होता है कि आपके 1936, ठीक है। और 1936 में ये जो कांग्रेस सेशन आयोजित किया जाता है कहाँ पे? लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष कौन है? जेएल नेहरू। अध्यक्ष हैं जेएल नेहरू। और विशेष बात क्या है? विशेष बात ये निकल के आती है कि कांग्रेस ने जो है इसमें क्या किया था, अपना लक्ष्य जो है वो समाजवाद निर्धारित कर दिया था। कांग्रेस ने क्या किया? अपना लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया। समाजवाद निर्धारित किया।
ठीक है। 1935 में भारत शासन अधिनियम आ जाता है। क्या आ जाता है? भारत शासन अधिनियम। और 1935 का ये जो भारत शासन अधिनियम आपको दिखाई पड़ रहा है, इसकी जो सबसे विशेष बात थी वो ये थी कि एक तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई जाती है। केंद्र में क्या लाई जाती है? द्विसदनीय व्यवस्था लाई जाती है। और द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब था कि अपर हाउस लोअर हाउस निकल के आएगा। दूसरा, प्रांतों के लिए 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आप इसको भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कांग्रेस शासन है तो थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो दूसरी सबसे खास बात थी वो ये थी कि आपके प्रांतों में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो है गठन बात स्वीकार ली जाती है। इस बात का मतलब आप समझ रहे क्या है? इस बात का मतलब यह है कि उस सरकार में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी गवर्नर केवल अंग्रेज होगा, बाकी पूरी सरकार भारतीयों की होगी, मंत्रिमंडल भारतीयों का होगा और पूरे का पूरा प्रांत जो है वो भारतीयों द्वारा ही चलाया जा रहा होगा। उनका लग रहा है क्या इंटरेस्टिंग है, बट मैं आपको बता दूं कि गवर्नर को वीटो पावर दी गई थी। और गवर्नर को वीटो पावर दी गई थी, इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जब भी कोई जो है प्रांतीय सरकार कोई निर्णय, कोई आपके एक्शन लेगी, यदि वो वायसराय और इंग्लिश के खिलाफ है तो उस पर वीटो कर दिया जाएगा। तो ये कह सकता हूं कि स्वतंत्रता तो थी, परंतु स्वतंत्रता के ऊपर गवर्नर का चाबुक भी था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो 1937 का जो है आपके कांग्रेस सेशन कहाँ लगा था? 1937 का कांग्रेस सेशन जो है फैजपुर में लगता है, जो कि महाराष्ट्र का एक गांव था। अध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये पहला कांग्रेस सेशन था जो कि किसी एक गांव में आयोजित किया गया था। एक पहला कांग्रेस सेशन था जो कि क्या किया गया था? किसी एक गांव में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी से। 1937 कहाँ आयोजित हुआ? फैजपुर। कहां पर है ये फैजपुर? महाराष्ट्र। अध्यक्ष फिर से एक बार कौन चुने जाते हैं? JL नेहरू। ठीक है, और खास बात क्या देखेंगे? कांग्रेस का यह सत्र गांव में आयोजित हुआ। आयोजित हुआ। और एक ये भी बात थी कि कांग्रेस को जो है अपना जनाधार भी मजबूत करना था। और कांग्रेस का जनाधार, कांग्रेस का जो प्रसार है वो कांग्रेस चाहती थी केवल शहरों तक ना रहे, गांव गांव तक भी लोग कांग्रेस को जाने और उसके सदस्य बने। ठीक है, इसके बाद जो है आपको 1938 का अधिवेशन जो है मैं आपको दिखाऊंगा, हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा है? हरिपुरा अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और खास बात यह है कि इस बैठक में रोमन लिपि के प्रयोग की मांग की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हाँ, और इसमें एक बात खास और निकल के आती है कि भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव, कि अगर भारत की स्वतंत्रता यानी ब्रिटिशर्स अगर आजाद होंगे तो रजवाड़ों को भी आजाद माना जाएगा। ठीक, तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। और खास बात क्या निकल के आती है कि एक राष्ट्रीय नियोजन समिति की मांग की गई। किसकी? एक राष्ट्रीय नियोजन समिति की मांग की गई और उसका गठन भी किया गया था। दूसरा, इस बैठक में रोमन लिपि के प्रयोग की मांग भी की गई थी। सवाल पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 1938 ये अधिवेशन कहाँ होता है? हरिपुरा में। अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस। विशेष बात क्या थी? JL नेहरू की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय नियोजन समिति का गठन हुआ। ठीक है, और दूसरी विशेष बात क्या थी? रोमन लिपि के प्रयोग की मांग, ये विशेष बात हो जाती है। ठीक, तो ये आपके 1938 के कांग्रेस सेशन की खास बात थी। 1939 का जो कांग्रेस सेशन है वो बहुत ज्यादा जो है, ये कह सकता हूं कि ड्रामेटिक बनने वाला है। और यहां पर मैं आपको सुभाष और गांधी और नेहरू, इन तीनों को जो है आपके सामने लाऊंगा और इनकी विचारधाराओं को थोड़ा सा आपस में
समेकित होते हुए, थोड़ा आपस में विरोधाभासी होते हुए मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है। 1939 में जब कांग्रेस सत्र का आयोजन त्रिपुरी में किया जाता है, तो 1938 में जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस सत्र चलाया, उससे कांग्रेस का जो युवा वर्ग था वो बहुत तेज प्रभावित होता है और वो चाहता है कि 1939 के कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस ही बने। परंतु महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे। अब यहीं पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक्टिव हो जाती है। गांधी कुछ ऐसा है जो नहीं करना चाहते थे, गांधी ऐसा कुछ है जो करना चाहते हैं जो ठीक नहीं है, है? गांधी पूरा जो है देश को कमांड कर रहे हैं, अकेले गांधी। अरे गांधी को गांधी देश ने बनाया था, गांधी को आज के वर्तमान नेताओं की तरह किसी पीआर टीम ने तैयार नहीं किया था, समझ रहे? गांधी लोगों के बीच गए, गांधी गरीबों के बीच गए। गांधी जब गरीबों के बीच जाते हैं तो लोगों को महसूस होता है कि हाँ जननेता कैसा होता है। अदरवाइज उनके आने के पहले के कांग्रेसी नेता एक एलिट समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, लोगों के बीच नहीं जाते थे। और यही कारण था कि महात्मा गांधी के पहले कोई महात्मा गांधी जैसा प्रसिद्ध नेता पैदा भी नहीं हुआ। ठीक है। और यही कारण है कि महात्मा गांधी के पहले महात्मा गांधी के आंदोलनों जैसा कोई मास आंदोलन भी नहीं हुआ, जहां पर महिलाएं, बच्चे, छात्र, विद्यार्थी, अध्यापक, शिक्षक सब के सब बिना कुछ सोचे शामिल हो जाए। तो महात्मा गांधी की जो राष्ट्रीय आंदोलन में रेलेवेंस है, जो प्रासंगिकता है, उसको आप झुटला नहीं सकते। आप गांधी का विरोध कर सकते हैं, आप गांधी का समर्थन ले सकते हैं, बट गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते। खैर, यहां पर होता क्या है कि महात्मा गांधी ऐसा क्यों हो रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता को वो जो है स्वीकार नहीं पा रहे हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण जब आप गहराई में जाएंगे तब पता चलेगा। मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है। देखिए, ऐसा है, सुभाष चंद्र बोस बंगाल के एक तेजतर्रार नेता थे। सीआर दास जैसे आपके, ये कह सकता हूं कि उग्रवादी नेचर मतलब थोड़ा सा रिएक्शनिस्ट, थोड़ा सा रेडिकल नेचर के जो नेता थे वो इनके आदर्श थे। सुभाष का काम करने का एक तरीका था कि यदि मुझे कुछ ठीक लगता है तो मैं समर्थन का सोचूंगा, लोग आएंगे तो अच्छी बात है और लोग नहीं भी आते हैं तो भी एकला चलोगे, ठीक, अकेले ही चल पड़ूंगा। सुभाष का तरीका यह भी था कि अंग्रेजों से किसी बातचीत की आवश्यकता ही नहीं है। आपको जो करना है अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए, आप अपना करिए, अंग्रेजों से किसी प्रकार की बातचीत की या आपके जो है नेगोशिएशन की जरूरत नहीं है। सुभाष की ये सारी बातें जो सुनकर आपको सही और अपीलिंग लग रही हैं, एक बात समझिए, सुभाष की ये सारी चीजें व्यक्तिगत तौर पर अच्छी हैं, बट किसी एक संगठन के अध्यक्ष के तौर पर आपको सैकड़ों लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के तौर पर आपको अंग्रेजों से बातचीत करनी ही पड़ेगी, दो बातें उनकी सुननी पड़ेंगी, दो बातें आपको सुनानी पड़ेंगी। इसके लिए बहुत जो है आपके मैनेजेबल और एडजस्टिंग नेचर होना चाहिए। जबकि सुभाष किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं थे। ये बात अभी भी कर रहा हूं, फिर से आपको अच्छी लग रही है, परंतु एक अध्यक्ष पद के लिए जिस प्रकार का जो है आपके स्वभाव होना चाहिए, सुभाष उस स्वभाव से कॉन्ट्राडिक्टरी थे। गांधी इस चीज को जानते थे। ठीक है। दूसरा एक चीज और है कि सुभाष जिस प्रकार से अगर समर्थन नहीं मिलता इसके बावजूद भी जो है काम करने के लिए तैयार रहा करते थे। इसी कारणों की वजह से कभी कभी कुछ इतिहासकार सुभाष के ऊपर फांसीवादी होने का भी आरोप लगाते हैं, जिसकी आंशिक सत्यता मैं भी मानता हूं, परंतु ये नहीं कह सकता कि सुभाष आपके हिटलर की तरह जो है एक नाजिस्ट या आपके मुसोलिनी की तरह एक फासिस्ट नेता थे। ठीक है, मैं उनकी इंटेंसिटी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बट सुभाष के भीतर एक बात तो थी कि हाँ, वो जिद पर अड़ जाते थे। ठीक है। और महात्मा गांधी को सुभाष की इसी जिद पर जो है बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था। इसीलिए वो चाहते थे कि सुभाष कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ ऐसी चीजें हो जाएं जो कि हमारे इस कांग्रेस के चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन की गति को धीमा कर दें या डायरेक्शन को बिगाड़ दें। ठीक, एक प्रवृत्ति ना उभर जाए उग्रवाद की कांग्रेस के भीतर। इस वजह से महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता का विरोध किया था। और आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कुछ भी बता देंगे, सुभाष से गांधी चिढ़ते थे, गांधी के जो है सुभाष चंद्र बोस से फॉलोअर्स कम हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस इंस्टाग्राम पे तेजी से पॉपुलर हो रहे थे, है कि नहीं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको कुछ भी बता सकती है। क्यों? क्योंकि जो है उल्टी करने के लिए हमें किसी विशेष प्रयास की जरूरत नहीं होती है, बस गंदा खाना होता है, गंदा खाएंगे उल्टी करेंगे, है कि नहीं? बट पचाने के लिए आपको बेहतर ढंग से और बेहतर खाने की आवश्यकता होती है। तो कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी एक दूसरे के एक्सट्रीम, ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के एक्सट्रीम रिस्पेक्ट करते थे। आपको याद है कि आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। ये राष्ट्रपिता संबोधन भी सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था महात्मा गांधी के लिए सिंगापुर के रेडियो स्टेशन से। ठीक है।
क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर जो सुभाष और गांधी के बीच जो विरोध आ रहा है वो विचारधारा का विरोध आ रहा है। कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की 2 बीघा जमीन पे कब्जा कर लिया, उनका प्लॉट हड़प लिया इसलिए वो नाराज हो, ऐसा तो नहीं था। यहाँ पर टकराव विचारधाराओं का था, और विचारधारा को टकराव में कभी ये नहीं किया कि जा सकता कौन सही कौन गलत है। सबको ही आजादी तक पहुंचना, सबने रास्ते अलग अलग बना रखे हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है और विप्र यानी ब्राह्मण उसे अलग अलग तरीकों से कहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसका भाई देखो, इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि किसका तरीका ज्यादा मारक है, किसका तरीका थोड़ा सा देर में हमें सफलता दिलाएगा, बट ये नहीं कह सकते किसी तरीका गलत है। अब बिल्कुल क्रांतिकारी या हिंसात्मक आंदोलन का तो समर्थन मैं भी नहीं करूंगा, बट अगर सुभाष का अपना एक तरीका है तो वो भी ठीक है। बस अध्यक्ष पद के तौर पर वो चीज नहीं चल सकती थी, इसलिए सुभाष के इस अध्यक्षता का विरोध महात्मा गांधी कर रहे थे। अब होता क्या है, सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन करेंगे तो महात्मा गांधी ने क्या किया, यहां पर अपना एक पपेट, यही कह सकता हूं कि अपना एक शैडो कैंडिडेट उतार दिया। उसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। साम्राज्यवादी इतिहासकारों का महात्मा गांधी पर यह आरोप है कि महात्मा गांधी कोई महात्मा ना होकर एक खाटी शुद्ध राजनीतिक थे, पॉलिटिशियन थे। अगर साम्राज्यवादी इतिहासकारों की माने तो उनका यह कहना था कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के भीतर अपने जो लोग हैं, अपनी विचारधारा के समर्थित करने वाले जो लोग हैं, वो इतने महत्वपूर्ण और पदों पर बैठा रखे थे और इतनी संख्या में बैठा रखे थे कि महात्मा गांधी कांग्रेस में ना होते हुए भी जो चाहते थे वो पारित करा लेते थे। मैं कह रहा हूं यदि ऐसा भी है तो महात्मा गांधी का प्रभाव लोगों पर कोई हिप्नोटिज्म के थ्रू या बंगाली जादू के थ्रू नहीं होता, विचारधाराओं की बात थी। आप नेगेटिव लाइए महात्मा गांधी के बारे में, आप सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स महात्मा गांधी के बारे में अगर मिले तो छांट छांट कर लाइए, हमें कमेंट कीजिए, हम आपके महात्मा गांधी के विषय में और महात्मा गांधी के बारे में विचार शुद्ध कर देंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस महात्मा गांधी को आप हल्के में लेते हैं, जिस महात्मा गांधी को आप उतना मजबूत नेता नहीं मानते, जिस महात्मा गांधी को आप दुर्बल या कायर मानते हैं, मैं आपको बता दूं उसी दुर्बल और वृद्ध व्यक्ति के बारे में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का कहना क्या था मालूम? साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं कि पश्चिमी उपनिवेशवाद या ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया में यदि कोई सबसे मजबूत हथियार था तो वो था गांधीवाद, गांधीज्म। अब बाहर के लोग इतनी इज्जत कर रहे हैं, बाहर के लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, बाहर के लोग अपनी यूनिवर्सिटीज में महात्मा गांधी को पढ़ाते हैं। दुनिया भर में जितने आंदोलन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दुनिया भर में जितने राजनीतिक आंदोलन हैं, उनमें सब में गांधीवादी परंपराओं की जो है पहल दिखाई पड़ती है। भारत सरकार की हर योजना में गांधीवादी परंपराओं की पहल दिखाई पड़ती है। भारत सरकार के हर राजनीतिक आंदोलन में, हर राजनीतिक परिवर्तन में महात्मा गांधी के विचार दिखाई पड़ते हैं। गांधी को आप कहाँ इग्नोर करेंगे, है कि नहीं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले गांधी अलग है और मैं जो बता रहा हूँ गांधी बहुत अलग है, ठीक है? और मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप गांधी को सच में समझेंगे, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी को समझने के लिए आपको खुद मेंटली बहुत मैच्योर होना चाहिए। बात आ रही समझ? बट ये आप मान लीजिए कि गांधी अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े नेता हैं तो उसके पीछे कोई पीआर टीम नहीं, गांधी के विचार थे। पश्चिमी विचारक महात्मा गांधी के सामने कईयों बार आते थे, अपनी विचारधारा लेकर महात्मा गांधी की विचारधारा को काटने का प्रयास करते थे। महात्मा गांधी उनसे बस 2-4 दिन का समय लेते थे और उनके ही विचारों को मार गोली बम धुआं कर देते थे। हे पश्चिम, हे वेस्टर्न थिंकर्स, ये जो तुम लेकर आए हो किसी काम का नहीं है, मेरे आगे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता अगर कहलाते हैं तो उसके पीछे उनकी मजबूत मानसिकता थी, जिसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कोई और नेता मैच नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं महात्मा गांधी का वकील नहीं हूँ, बस महात्मा गांधी के बारे में जो आप शायद नहीं जानते हैं, समझते हैं, मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, 1900 जो है आपके 39 का जो कांग्रेस सेशन है वो इसी विवाद में चला जाता है जिसे त्रिपुरी संकट बोला जाता है। ध्यान से देखिए क्या हुआ था 1939 में। 1939 का जो कांग्रेस सेशन है वो आपके आयोजित होता है त्रिपुरी में। त्रिपुरा में समझ लेना, ये त्रिपुरी है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष आपको दिखाई पड़ते हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन दिखाई पड़ते हैं? राजेंद्र प्रसाद। आप कहोगे कि इनका तो कहीं नाम भी नहीं है, फिर ये कैसे अध्यक्ष बन गया? तो मैं बस आपको जो है जल्दी से एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। तो होता यूं है कि सुभाष चंद्र बोस के काउंटर में आपके पट्टाभी सीतारमैया को जो है इलेक्शन में महात्मा गांधी खड़ा करते हैं, परंतु हैरानी की बात यह है, या ये कह सकता हूं कि गांधी की प्रसिद्धि का जो है, ये कह सकता हूं पतन देखिए, ये कह सकता हूं कि सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्धि का चरण देखिए कि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की प्रतिनिधि को हरा देते हैं और सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से बन जाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष।
परंतु यहाँ पर महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने से असंतुष्ट थे, नाराज थे। तो महात्मा गांधी ने देखा कि कांग्रेस के या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जब सबसे बड़े अभिभावक महात्मा गांधी नाराज हैं, तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। और अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर उन्होंने केवल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नहीं, कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया और 1939 में उन्होंने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे लिखते हैं इसी बात में। इसमें पूरी कहानी राम कथा लिख देते हैं कि सुभाष के विरुद्ध गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव लड़वाया। परंतु सुभाष चुनाव जीत गए। गांधी ने इसे व्यक्तिगत हार बताया। परंतु सुभाष ने त्यागपत्र दे दिया। सुभाष ने त्यागपत्र दे दिया और सुभाष ने जब त्यागपत्र दे दिया, उसी के बाद ही अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? आपके राजेंद्र प्रसाद को। और खास बात क्या थी कि फिर 1939 में सुभाष ने किसकी स्थापना करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्लियर है? चलिए, बहुत ज्यादा बोर मत होइए, बहुत ज्यादा सोइए मत, क्योंकि हम कांग्रेस के कुछ लास्ट सेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस के सत्र आपके समाप्त होते दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, 1940 में, ठीक है, 1940 में कांग्रेस का जो सत्र है वो आपके आयोजित होता है रामगढ़ में। कहाँ आयोजित होता है? रामगढ़ में। और रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इस कांग्रेस सत्र में आपके एक बात कही जाती है कि भारतीय जनता अब स्वतंत्रता से कम किसी बात पर मानने को तैयार नहीं है। 1941 से 45 के बीच तक कोई भी कांग्रेस सेशन आयोजित नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस अवधि के दौरान आपके क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर आ चुका था। इसलिए 1941 से 45 तक कोई भी कांग्रेस सत्र आयोजित नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 1946 में कांग्रेस का सत्र आयोजित किया जाता है मेरठ में, और उसके अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी जो है आपके 1947 में जब देश आजाद होता है तब तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहते हैं। यानी अगर सवाल कभी आता है, क्योंकि भाई अगला कांग्रेस सेशन दिसंबर में आयोजित होगा ना, दिसंबर 1947 में, उसके पहले देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था। तो यदि अगर आपके सामने सवाल आ जाता है कि जब देश आजाद हो रहा था उस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो उस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी। 1947 का जो दिसंबर का कांग्रेस सत्र है उसकी कोई बात विशेष निकल के नहीं आती है। ठीक है, क्लियर है? और 1948 का जो कांग्रेस सत्र होता है, 1948 का जो कांग्रेस सत्र होता है उसकी खास बात क्या है सुन लीजिए। वो आयोजित होता है आपके कहाँ? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। और जयपुर में फाइनली पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। और एक खास बात और कि पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का इतिहास लिखने के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी कांग्रेस सेशन होगा और इसी के साथ कांग्रेस के अधिवेशनों की जो लिस्ट है वो समाप्त हो जाती है। 1948 जयपुर, ठीक है, अध्यक्ष कौन बनते हैं? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक, और खास बात क्या है? कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लिखने का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी सीतारामैया को दी गई।
सीता रमैया को दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से कांग्रेस सत्र आपके समाप्त हो जाते हैं। कांग्रेस सत्र पर लगभग मुझे 2 क्लासेस बनानी पड़ी हैं। कांग्रेस सत्र पर लगभग मुझे 2 क्लासेस बनानी पड़ी हैं। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि अब सारे के सारे जो कांग्रेस सत्र हैं एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके बाद आप सारे के सारे कांग्रेस सत्र पर क्वेश्चन उठाकर लाइए। जहां पर नहीं मिलता है एक भी सवाल का जवाब तो मुझे बताइए। वैसे मुश्किल है कि इतना कांग्रेस सेशन को डिटेल से पढ़ने के बाद आपका कोई भी कांग्रेस सत्रों पर कोई क्वेश्चन आ जाए। बिहार में देखिए कांग्रेस सत्रों पर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि 38वां कांग्रेस सत्र कहाँ हुआ, 39वां कांग्रेस सत्र कहाँ हुआ, तो उसको आप जोड़कर घटाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, परंतु उत्तर प्रदेश में कभी भी इस प्रकार से सवाल नहीं बने हैं कि 37वां कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ, 38वां कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ। ठीक, तो उस तरह से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आर भी इस प्रकार से सवाल कभी नहीं बनेगा कि बताइए 40वां कांग्रेस सत्र कहाँ हुआ। ठीक, तो ना बनेगा इस तरह से, ना ही आपको ऐसा परेशान होना है। कांग्रेस सत्र पर उत्तर प्रदेश पीसीएस तक की परीक्षा में भी आपको ये टॉपिक और ये कांग्रेस सत्र मदद कर देंगे। ठीक है, तो कांग्रेस सत्र से संबंधित इस क्लास का यहीं पर अंत होता है। जय हिंद क्लास।